जनता को ये समझना चाहिए कि 400 पार का नारा जो है ये एक नैरेटिव गढ़ने के लिए है, जनता में एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए है, ताकि जनता को, हर एक आदमी को ये लगे कि मोदी जी 400 सीटें जीत कर आ रहे हैं और सभी लोग मोदी को वोट दे रहे हैं, तो मैं भी इसी लाइन में लगकर उनको वोट दूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जनता इस बार पहले ही तय कर चुकी है, जनता ने पहले ही अपना मन बना लिया है। जनता इस बार जो है मोदी को कोई वोट देने नहीं जा रही। वो हर हालत में मोदी को इस बार तड़ी पार कर देगी। संघियों की एक प्राइमरी रणनीति रही है कि देश में नफरत फैलाओ, क्योंकि संघियों की मानसिकता में नफरत फैलाना, समाज का विघटन करना, समाज को टुकड़ों में बांटना, जातियों में बांटना, धार्मिक आधार पर बांटना, धार्मिक आयोजनों में जो है किसी विशेष धर्म के लोगों को जो है प्रताड़ित करना, उनको जो है प्रताड़ित करके जो है बदनाम करना, ये एक खास पहचान रही है संघियों की। इसीलिए इन संघियों को जो है यहाँ पर फासिस्ट कहा जाता है, क्योंकि फासिस्ट वो लोग होते हैं जो शांति, सद्भाव और आपसी मेल मिलाप में विश्वास नहीं रखते। वो सभी को तोड़ के रखना चाहते हैं, सभी में उपद्रव कर रखना चाहते हैं, वो शांति नहीं चाहते, सद्भाव समाज में नहीं चाहते, सामाजिक एकता नहीं चाहते। उनकी ये मानसिकता है। इसी को मद्देनज़र रह के, चूँकि संघियों को पता है कि तुम बिना धार्मिक अनर्गल बात करने के या धार्मिक सहारा लिए हुए एक कहीं पर जो है किसी गांव का प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत सकते। वोटों का ध्रुवीकरण करना है, धार्मिक स्तर पर जो वोटों का ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने का एक माध्यम है। इनको ये टेस्ट लग चुका है। पिछले यानी 2014 से ही इन्होंने ये आजमाया था। संघियों ने ये एक टेस्ट किया था गुजरात में 2002 में, जब जो है मोदी जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। वो इस टेस्ट में पास होने के बाद इन्होंने फिर पूरे देश में इसको गुजरात मॉडल के नाम से लागू करना चाहा। लेकिन देश बहुत बड़ा है, देश की जनता समझती है कि देश की ताकत एकता में है। सभी समाज को इकट्ठा रखे, एक साथ रख के एक सामूहिकता की ताकत से ही देश जो है मजबूत हो सकता है। हिंदू मुसलमान के राग से देश कमज़ोर होगा। मोदी जो कह रहे हैं वो देश का लिए विनाशकारी है। समाज को हिंदू मुसलमान या किसी धर्म के आधार पर बांटना ये बहुत ही घातक है और समाज इससे कमज़ोर होगा, देश भी कमज़ोर होता है। इसी आधार पर आज देश समझ चुका है, मुसलमान भी समझ चुके हैं, यहाँ के दलित भी समझ चुके हैं। दलित मुस्लिमों ने तो फैसला कर लिया है कि वो एकता के साथ रहकर मोदी के खिलाफ वोट करेंगे। से मुस्लिम और दलितों को वो एकता के साथ इकट्ठा एक मत के साथ वोट देना चाहिए और संघियों के प्रत्याशियों को हराना चाहिए। इस देश में आज भी अर्थव्यवस्था का पूरा आधार कृषि है, मगर किसानों की कृषि आधारित आर्थिक आय जरूर जो है कि एक संकट का सामना कर रही है। किसानों ने पिछले साल 2023 में 2022 में जो एक लंबे समय तक जो है किसान आंदोलन किसान आंदोलन चलाया, पूरे देश में चला। मुख्य रूप से ये पंजाब और हरियाणा में विशेष रूप से इसने जोर पकड़ा। किसानों की कुछ मांगें थीं, लेकिन किसानों की मांगों पर जो है मोदी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। किसान इस क्षेत्र में यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आज भी किसान जो है पूरी तरह से खेती पर आश्रित हैं। लेकिन इनका इतना लंबा आंदोलन चला, करीब 700 से ज़्यादा किसानों की मौतें हुई और उसे लेकर आज भी रोष है। आज भी जो है दिल्ली में घुसने से किसानों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, किसानों को यहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा है, किसानों से बातचीत नहीं की जा रही है, सरकार ने उनसे कोई बात नहीं की, उनकी कठिनाई को नहीं समझा, किसानों से आज तक बातचीत करके हल निकालने की कोशिश नहीं की। जो कृषि कानून बनाए गए वो किसानों से बातचीत करके नहीं बनाए गए और जो कृषि के जानकार हैं, जो कृषि क्षेत्र के जो है एक्सपर्ट हैं, वैज्ञानिक हैं कृषि के क्षेत्र के, उनसे कोई बात नहीं की। और उन्होंने खुद, मोदी सरकार ने खुद अपने व्यापारी मित्रों से बातचीत करके पहले उनके जो है गोदाम बनवा दिए। हरियाणा में बड़े बड़े गोदाम बने, अडानी के, अंबानी के गोदाम बना दिए गए हैं, ताकि जो है किसानों के खेतों का अनाज उनके गोदामों में रहेगा।
वो किसानों से ख़रीद के उसमें जो है स्टोर करेंगे और फिर अपने अपने मनमाने दाम पर उसको बाहर जनता में बेचेंगे। इससे काफ़ी नुकसान है। डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट किसानों के बारे में बहुत पहले छपी थी, उसमें कुछ सुझाव दिए गए थे, उसकी रिपोर्ट को भी नहीं माना गया, उस पर कोई चर्चा नहीं की गई। देश में ऐसा माहौल बना दिया है मोदी सरकार ने कि कोई भी कानून बनाना है तो जो पक्ष उन कानूनों से अफेक्टेड है या अफेक्टेड होगा उससे बातचीत नहीं की जाती है, किसी को बोलने नहीं दिया जाता है। अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा में बोलने का प्रयास करता है तो उसको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको उस सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाता है। हाल ही में पिछले दिनों जो है 145 से ज़्यादा लोग लोकसभा से और राज्यसभा से सस्पेंड किए गए, उनको बाहर निकाल दिया गया। यह एक स्वस्थ प्रजातंत्र का आधार नहीं हो सकता। जब सरकार मनमानी करेगी, इस तरह का व्यवहार करेगी, तो कोई भी अच्छा कानून भी नहीं बन सकता है, क्योंकि कानून बनाने के साथ साथ ये एक प्रायर कंडीशन होती है कि कानून पर पूरे तरीके से चारों तरफ से हर एंगल से चर्चा की जाए। जो लोग उससे अफेक्टेड हैं उनके साथ ज़्यादा चर्चा की जाए, जो लोग उस कानून से जो है प्रभावित होंगे उनके साथ भी पूर्णतया जो है विचार विमर्श किया जाए, तभी वह कानून जनता में जाके इसको जो है इंटरनलाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। कानून बनाना एक प्रक्रिया है, कानून को जो है लागू कराना और उसको जनता में, क्योंकि कानून जनता के लिए है, जनता के ऊपर ही लागू होना है, इसलिए जनता के स्ट्रक्चर में, जनता के जो है जो उनका माइंड सेट है उसमें उसको इंटरनलाइज कराना, उनको अंदर से उनको महसूस होना चाहिए कि इससे मुझे फ़ायदा होगा, तभी उसके प्रभाव कानून का अच्छा हो सकता है या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं जो देश हित में नहीं होता है। जहां एक और मोदी नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं, वहीं पर देखा गया कि महिला पहलवानों के ऊपर यौन शोषण का एक आरोप मोदी के मंत्रिमंडल पर लगा, जिसमें कि उनके एक मंत्री थे ब्रजभूषण सिंह। तो उसको लेकर के जनता की राय क्या है? मान लो महिलाओं को लेकर, क्या मान लो मोदी जी को वोट मिल पाएगा? प्राचीन काल से ही महिला जो है सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही हैं। उसी के अनुसार हमारे देश की जो महिलाएं हैं, जो पहलवान का जो पद निभाती हैं, पहलवानी करती हैं, विदेशों में भी जाती हैं और मेडल जीत करके लाती हैं, उनके साथ इस प्रकार का यौन शोषण का जो कार्य होता है, उससे जो है देश को शर्म आती है। लेकिन हमारी मोदी सरकार को इसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती और फिर भी वो ये कहती है कि मैं जो है 400 के पार जो है सीटें आ जाएंगी हमारी। उसको सोचना चाहिए कि जिस प्रकार के अत्याचार तुम पहलवानों पर या अन्य इस प्रकार की महिलाओं पर करते हो, क्या तुम्हें वे वोट दे सकते हैं? इस पर वह सोचने का ये जो है प्रश्न आपके लिए बहुत ही निंदनीय है। महिलाओं से जुड़ा मुद्दा जो है अहम है। मोदी की सरकार संघी मानसिकता वाली सरकार है और संघियों की मानसिकता में कभी भी महिलाओं के लिए कोई आदर नहीं रहा। संघी सरकारों की मानसिकता में मनुस्मृति आधारित जो है कार्यक्रम चलते हैं और मनुस्मृति में महिलाओं को हमेशा अवहेलना की गई है, उनका जो है तिरस्कार ही किया गया है, उनको कभी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया है। तो मणिपुर कांड जो है एक विशेष कांड है जहाँ पर जो है मोदी शासन में महिलाओं को नंगा करके परेड कराई गई। ऐसा शायद ये देश में पहली बार ही हुआ, या खुलेआम या सरेआम जो ऐसा किया गया है, यह निंदनीय बात है। देश की जनता जो है 50% आबादी महिलाओं की है, तो अगर 50% जनता इस कांड को देखकर मोदी को वोट न देने का जो है प्रण करती है, तो फिर 400 पार क्या मोदी को 150 पार करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि जो है आधी आबादी इस देश की महिलाओं की है। और महिलाओं ने ये तय किया है, महिलाएं अब ऐसा तय करती हुई नज़र आ रही हैं कि हमें मोदी सरकार को अपना कीमती वोट नहीं देना है, हमें मोदी संघी शासन को इस देश की व्यवस्था से ख़त्म करना है। देखा जा रहा है कि जब से मान लो सत्ता में मोदी सरकार आई है, तब से मान लो कि संविधान को धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है। और ये जो संविधान है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने हमको दिया था, जिसके अनुसार जो है 70-75 साल से जो है हमारी शासन चल रहा था, उसमें संविधान को जो है मोदी सरकार चुपके
देश में कोरोना की स्थिति फैला करके कि देश में कोरोना बढ़ गया है, और कोरोना के स्तर को मानते हुए वहाँ जो है अपने मंत्रिमंडल पे से जो है इस प्रकार के आर्टिकल पास करवा लेती है कि जिसमें जो है उनको जो है सुविधा दिखती है। जैसे किसानों का जो है तीन तीन का कृषि कानून पास करा लिए, और उसकी बजाय जो है दूसरा जो है संविधान जो है सुप्रीम जो है जो चुनाव आयोग के लिए जो है रखे जाते हैं तीन जो है उसके लिए हटा करके सुप्रीम कोर्ट के व्यक्ति को हटा करके एक अपना एक विपक्ष का और एक अपना नुमाइंदा जो इस प्रकार लेते हैं। जो इस प्रकार के जो कार्य जो है छुपके संविधान में करेंगे तो और जनता को इस चीज़ का पता लगेगा कि हमारे साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, तो जनता इनको वोट क्या देगी, इनको जूते मारेगी, और इनके जो है 400 पार की बजाय इनका जो है जीरो भी नहीं आएगी, तड़ी पार कर देगी। एक्चुअली जनता को ये समझना चाहिए कि 400 पार का नारा जो है ये एक नैरेटिव गढ़ने के लिए है, जनता में एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए है, ताकि जनता को हर एक आदमी को ये लगे कि मोदी जी 400 सीटें जीत कर आ रहे हैं और सभी लोग मोदी को वोट दे रहे हैं, तो मैं भी इसी लाइन में लगकर उनको वोट दूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जनता इस बार पहले ही तय कर चुकी है कि हमें वोट किसको देना है। जनता शांत है। सिर्फ होर्डिंग और सिर्फ जो है ये लाउड स्पीकर पैसे से मोदी के यानी चुनाव के बॉन्ड के माध्यम से जो पैसे इकट्ठे किए गए हैं उससे बजाए जा रहे हैं, उससे होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, उससे सारी गाड़ियों को हायर करके और पूरे ताम जहां पूरे जो है सरकारी तंत्र को हायर करके लगा दिया गया है कि आप जो है ऐसे नैरेटिव गढ़ो ताकि जनता ये मानने को मजबूर हो जाए। क्योंकि बहुत सारी जनता तो ना अखबार पढ़ती है ना कोई उसका ठीक से जो है आंकलन करती है, सिर्फ लोगों को सुनकर ही वो अपना मन बनाती है। तो उसी का फ़ायदा उठाने के लिए मोदी ने ये नैरेटिव गढ़ा है और इसको रोज़ घंटों बजाकर उनके कान में रोज़ फूंक रहे हैं ताकि जो है उनको सोते हुए भी यही नज़र आए कि 400 पार। लेकिन ऐसा होना ही नहीं जा रहा है। जनता ने पहले ही अपना मन बना लिया है। जनता इस बार जो है मोदी को कोई वोट देने नहीं जा रही। वो हर हालत में मोदी को इस बार तड़ी पार कर देगी। आज़ादी के बाद से जब मान लो देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद मान लो जिस तरह से मान लो सरकारी संस्थाओं को मान लो गढ़ा गया और उनका विकास हुआ, उन सभी संस्थाओं में मान लो सभी को आरक्षण के बल पर मान लो किसी सबको रोजगार मिला। आज धीरे धीरे उन्हीं को धीरे धीरे मान लो उनको सभी का निजीकरण किया जा रहा है और ऐसे लोगों को बेचा जा रहा है जो अपने दम पर उनको चलाने का खेमा रखते हैं। तो क्या मान लो इस निजीकरण करने से क्या लोगों के रोजगार पर फर्क पड़ेगा? संविधान के अनुसार जो है 1947 से पहले जो है हमारे देश में जो अंग्रेज थे उनके शासन में भी हमारे गरीब व्यक्तियों को जो है नौकरियां मिल जाती थी, गरीब के बच्चे भी जो नौकरियों में जाते चाहे वे छोटी हों चाहे बड़ी हों। लेकिन जब से संघी सरकार आई है, बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान था और उसमें सभी को जो है गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता था और जो पढ़ता था वो आगे निकल कर के कई नौकरी जो प्राप्त कर लेता था। लेकिन मोदी ने इस प्रकार का जो है प्रपंच रच दिया कि सब चीज़ों को निजीकरण में डाल दिया। हवाई जहाज़ों को जो हवाई अड्डे जो है निजीकरण में डाल दिए, रेलवे निजीकरण में डाल दिया, मिलिट्री निजीकरण में डाल दिए, पुलिस फोर्स निजीकरण में डाल दिए। निजीकरण का माध्यम दिखा करके काम तो उन्हीं लोगों से कराते हैं लेकिन उनको पगार कुछ भी नहीं देते जो है। अब देखिए उनके अलावा कुछ जो है निजीकरण का दे करके कि पिछली बार जो उन्होंने IAS अफसर जो है 140 तो पिछली बार 3-4 साल पहले भर्ती कर लिए थे और 36 अधिकारी जो उन्होंने अब जो है निजीकरण के आधार पर जैसे सीधे भर्ती किए। जो हमारे देश के युवा जो है अपनी इतनी मेहनत करके IAS PCS की परीक्षाएं पास करते हैं, उनको तरह तरह के जो है डरावे दिखा करके कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, और उनको उनकी नौकरी छुटवाते हैं और उनकी जगह अपने निजी जो है हित के जो लोग होते हैं उनको ला करके वहाँ बैठा देते हैं। तो इस प्रकार की जब खबर जो है जनता देखेगी, जनता देख रही है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको वे तो घर बैठे हैं और उनके निजी आदमी जो है वहाँ जा कर के नौकरियाँ ले रहे हैं, तो इस प्रकार से व्यवस्था फैलेगी और उस व्यवस्था में जो है मोदी 400 पार की बजाय हमें तो उम्मीद ये लगती रहे कि उसकी जो है 40 भी आना सीटें जो है वो मुश्किल लग रही है। चुनावी बॉन्ड एक कानूनी प्रक्रिया के द्वारा मान्य होता था। मोदी के आने से पहले भी ये व्यवस्था थी।
लेकिन ये मोदी के शासन में आने के बाद जो यहाँ के लेट अरुण जेटली, जो उनके एक मित्र होते थे, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने एक षड्यंत्रकारी रचना के तहत चुनावी बॉन्ड जो है गुप्त तरीके से कानून बनाया और उससे चंदा लेने का प्रावधान किया कंपनियों से चंदा चुनाव के लिए पहले भी कंपनियां देती थीं और लिया जाता था, लेकिन वो उसकी एक निश्चित मात्रा थी कि उन्हें जो प्रॉफिट होता है अपने धंधे में, अपनी कंपनी के कारोबार में जो प्रॉफिट होता है, उसका एक निश्चित परसेंटेज वो चुनाव के लिए चंदा दे सकती थी। लेकिन अब ये चंदा देने की लिमिट ख़त्म कर दी गई है। अब मोदी ने तो इतना कुछ अमानवीय तरीके से काम किया है कि जो जो दवाई कंपनियां थी, जो फार्मा इंडस्ट्री थी, उनकी जो दवाइयाँ उनके वो फेल हो रही थी, टेस्टों में फेल हो रही थी, उन कंपनियों से चंदा लेकर उनकी दवाइयाँ पास कर दी गईं और वो बड़े पैमाने पर जो है खेला हुआ इसमें कि यानी देश की जनता के स्वास्थ्य से खेला गया। उन दवाइयों को जनता में बेचा गया और उनके स्वास्थ्य को कितना नुकसान हुआ होगा इसका तो कोई आंकलन नहीं है, लेकिन ये जनता सब जानती है कि अगर जो है इतना अवैध तरीके से धन लिया गया है, उनके पीछे ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर, आईटी इनकम टैक्स का डर दिखाकर उनके यहाँ रेड कराई गई और फिर रेड के बाद जो है उनको जब उन्होंने चंदा दे दिया, जब चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को बड़ा मोटा चंदा दिया गया, तो फिर उनको माफ़ कर दिया गया, उनकी दवाइयाँ जो फेल हो रही थी उनको पास किया गया। यह शायद इस सभ्य समाज के इतिहास में पहली बार ही ऐसा अमानवीय काम मोदी सरकार ने किया। यह बहुत ही निंदनीय और घृणा योग्य काम है। देश की जनता के स्वास्थ्य से, देश के जनता के जो है सभी लोगों की जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से खेला गया है और उसको बड़ा खतरा पैदा किया गया है। इससे अब जनता ने यह तय कर लिया है कि मोदी जैसे आदमी को कभी भी वोट नहीं देंगे, उसे तड़ी पार करेंगे और चुन के दोबारा संसद में नहीं आने देंगे। देखिए, भारतवर्ष में जो है धार्मिक उत्सव तो पहले भी मनाए जा रहे थे, मनाते आए हैं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से धार्मिक उत्सवों का रंग इतना दिखा दिया गया है कि इसके अलावा और कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती। जैसे कावड़ लाते हैं, उसमें गरीब वर्ग के बच्चों को जो है फंसा देते हैं कि तुम लेकर के जाओ, उनके रोज़गार चले जाते हैं और उनके पैसा भी उनके साथ चला जाता है। दूसरा, जो उसके अलावा आवागमन के रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं और वो कैंप आदि लगाए जाते हैं, उनमें जो है सामान महंगे हो जाते हैं, तेल महंगा हो जाता है, घी महंगा हो जाता है। इस प्रकार के जुलूसों में जो है, और मोदी जी की एक दूसरी नीति ये हो रही है, जिस जगह पर भी जाता है वहाँ पूछ लेता है कि यहाँ की कौन सी देवी प्रसिद्ध थी, उसी देवी का गुणगान करने लगता है। यहाँ कौन सा देवता प्रसिद्ध था कि यहाँ जो है गोरखनाथ की समाधि थी, कोई मैं भी गोरखनाथ ही हूँ। जबकि मोदी के परिवार ने कहीं पर भी जो है ना तो कभी देश की आज़ादी में किसी मेरे हिसाब से भाग लिया होगा और ना कभी देश को जो है किसी प्रकार की जो है आज़ाद होने में जो है कोई उसका योगदान होगा। लेकिन ये धार्मिक उत्सव को प्रपंच दिखा करके चलो, आज उसका जो है देवी का जुलूस निकल रहा है, आज बागेश्वर धाम का वो प्रचार हो रहा है, आज हनुमान जयंती निकल रही है, आज शिव जी की बारात निकल रही है। तो इससे ये जो है जनता का नुकसान है, जनता का पैसा लगता है। उस पैसे को यदि जो दूसरी जगह विकास के कार्यों में लगाया जाए, अस्पतालों में मशीनें आएँ, दवाइयाँ आएँ, बच्चों के लिए किताबें आएँ, उनसे जो है विकास होगा। इनसे जो है धार्मिक उत्सवों से जो है केवल जो है उपद्रव मचाने के अलावा कोई भी नहीं होगा। जनता इस बात को देख रही है। मेरे हिसाब से तो जो है कहीं पर भी जैसे मैंने जा कर के देखा है, कोई भी मोदी को जो है पसंद नहीं कर रहा है। ज़बरदस्ती अपने आप ही मोदी ये कह रहा है कि हम जो है 400 पार चले जाएंगे, 400 पार चले जाएंगे। सरकारी संस्थाओं में संघियों को पूर्ण रूप से बैठा देना और उनके द्वारा जो मान लो पब्लिक का पैसा टैक्स के रूप में आ रहा है उसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करना, क्या मान लो जनता की नज़र में सही है? क्या उसके लिए मोदी को जनता वोट दे पाएगी? संघियों को शिक्षण संस्थाओं में बैठाने का काम मोदी ने बड़े पैमाने पर शुरू किया। वैसे तो ये काम पहले से ही
जब यहाँ इस देश में वाजपेयी की सरकार थी, वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तभी से संघियों को घुसाना शैक्षिक संस्थाओं में घुसाना शुरू हो गया था। लेकिन अब जब से मोदी सरकार आई है तब से तो उनके लिए पूरा जो है फ्लड गेट खुल गया है और बड़ी मात्रा में इन लोगों को बैठाया जा रहा है। संघी मानसिकता के लोग वहाँ पर बैठाकर क्या काम कर रहे हैं, वो कोई विशेषज्ञ नहीं है। वो सिर्फ वहाँ पर इसलिए बैठाया गया है कि संस्थाओं के जितने भी ठेके हैं वो संघियों के माध्यम से दिए जाएं, उनके माध्यम से कट्स आएँ और वहाँ वहाँ पर जो ठेके हैं या वहाँ पर नियुक्तियाँ हैं वो मुसलमानों या दलितों की न हों, सिर्फ और सिर्फ जो है संघी मानसिकता के लोगों की हों। ये इनका एक सोची समझी रणनीति है, उसी पर काम चल रहा है। लेकिन यहाँ के जितने भी आरक्षित वर्ग के लोग हैं, चाहे एससी के हों, चाहे एसटी के हों, चाहे ओबीसी के हों, वो लोग इसे नहीं समझ रहे हैं ठीक से। जितनी उनकी संख्या है उसके हिसाब से आरक्षण नहीं मिल रहा है। 10% कोटा जिसको जो है सुदामा कोटा कहा जाता है, किसी की मांग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन मोदी चूँकि ब्राह्मणवादी मानसिकता के आदमी हैं, वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा इस देश में दे रहे हैं। उसने चुपचाप गोली की स्पीड से इस सुदामा आरक्षण को जो है दोनों सदनों से पास करा के नोटिफाई करा दिया और वो उसे लागू भी कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट आज चुप बैठा है, जिसकी ड्यूटी है कि वो संविधान की रक्षा करे, संविधान को जो है सुरक्षित रखे, उसकी प्राइमरी ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट की यही है, लेकिन वो भी इस मुद्दे पर चुप है। पिटीशन जितने भी फाइल हुए हैं उनको दबाकर बैठा है सुप्रीम कोर्ट आज, उस पर कोई जो है सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये बिल्कुल असंवैधानिक काम है। 10% कोटा जो है सुदामा कोटा देना बिना किसी डिमांड के, बिना किसी शोर शराबे के, गोली की स्पीड से दोनों सदनों से पास करा देना, ये एक अनुचित काम था मोदी का। और इसी से पता लगता है कि मोदी कितने बड़े ब्राह्मणवादी मानसिकता के और संघी मानसिकता के व्यक्ति हैं, जो इस देश का भला नहीं कर सकते। वो बड़े फासिस्ट मानसिकता के व्यक्ति हैं और इन फासिस्टों से इस देश का भला नहीं हो सकता। शिक्षण संस्थाओं में जो हमारे यहाँ दिल्ली में हम बैठे हैं, हमने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़ी विश्वविद्यालय की सारी दीवारों को, सारे रास्तों को, सारे बाउंड्री पे जो गेट लगे हैं सबका भगवाकरण कर दिया गया है। वहाँ के कुछ एक टीचर तो भगवा ड्रेस में ही क्लासों में आ रहे हैं और वहाँ पर संघियों की जो है शाखाएं रोज़ नियमित रूप से लगाई जा रही हैं। ये क्या हो रहा है इस देश में क्या हो रहा है। मैंने आज ही अखबार में पढ़ा कि इस देश में जो एआई पे रिसर्च चल रही है उसे इस देश के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि एआई पे रिसर्च, एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो रिसर्च हो रही है उसमें हमारा देश कहाँ खड़ा है। मोदी ये बताए कि हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन मोदी को ये कुछ पता नहीं है। मोदी के जितने भी चमचे हैं उनको भी ये पता नहीं है कि इस देश की आबादी, पूरे वर्ल्ड की जितनी आबादी है उसका 17.5% आबादी जो है इस देश के भूभाग पर रहती है, लेकिन उसमें से जो है उसका जो एआई पे शेयर है वो 0.001% तक भी नहीं है। पेटेंट इतने एआई पे इतने भी पेटेंट फाइल नहीं हुए। नंबर 1 चाइना है, अभी यूरोप अमेरिका भी जो है पीछे है और उसके बाद यूरोप का नंबर आता है, लेकिन इंडिया कहाँ खड़ा है इस पर कोई ध्यान नहीं है। दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए कि देश का विकास साइंटिफिक शोध कार्यक्रमों से होगा, साइंटिफिक या तकनीकी ज्ञान के बढ़ावे से होगा, वो इन पाखंडी बढ़ावे से नहीं होगा। तो इस तरह के कार्यक्रमों से इस देश का विकास नहीं होना है। साइंटिफिक सोच, साइंटिफिक रिसर्च और तकनीकी रिसर्च से इस देश का जो है भला होगा। नौजवानों को रोज़गार सर्जित होंगे और जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं उनका भविष्य जो है सुदृढ़ हो सकेगा, समृद्ध हो सकेगा, आगे की योजनाएं बन सकेंगी। अच्छे रिसर्च से ही इस देश का भला होगा। ये हमें पता है, सबने देखा इस देश के लोगों ने कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद देश में इतना भी अनाज पैदा नहीं हो रहा था कि देश की आबादी का पेट भरा जा सकता था। लेकिन उसके बाद जो है देश, अच्छे लोगों ने, जो उस समय के लोग थे, उन्होंने उस समस्या को समझा, उस पर गहन विचार विमर्श किया। देश के वैज्ञानिकों को बुलाकर विचार विमर्श किया गया और
श्रीमती गांधी जब जो है प्राइम मिनिस्टर थी, स्वामीनाथन को बुलाकर उनको टारगेट दिया गया था कि हम कुछ भी हो, आपको जो सुविधा चाहिए हम देंगे, सरकार देगी, लेकिन हमें एक तय कार्यक्रम के तहत देश में इतना अनाज पैदा होना चाहिए कि सबका पेट भरा जा सके। नहीं तो PL40 एक स्कीम थी जिससे अमेरिका से अनाज, गेहूं, जिसको यहाँ मंगा के लोगों को जो है लाइनों में लगाकर गेहूं बांटा जाता था, पेट भी भरने लायक अनाज यहाँ पैदा नहीं हो रहा था। इसीलिए इस देश की जनसंख्या हर रोज़ बढ़ रही है, उसको कैसे जो है आगे हम विकसित करें, साइंस और टेक्नोलॉजी के मार्ग पे उसको कैसे आगे बढ़ाएं, इसका कोई आधार मोदी सरकार का नहीं है। पाखंडी सरकार है। पाखंड को बढ़ावा देकर और जो देश में जो पाखंडी लोग घूम रहे हैं, जो बाबा हैं, जो कथावाचक हैं, जो मंदिरों में बैठे पुजारी हैं, उनको बढ़ावा देने से देश का भला नहीं होगा। और मोदी यही काम कर रहा है कि वो देश में पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहा है, ब्राह्मणवाद को जो है स्थापित कर रहा है। अब हम लोग कम से कम जो है, जो इस देश का दलित मुस्लिम है, वो एकता के साथ ये तय कर चुका है कि इस देश में हम अम्बेडकरवाद को स्थापित करेंगे, ब्राह्मणवाद को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, मोदी को कोई वोट नहीं देंगे, मोदी को तड़ी पार करके रहेंगे। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा निश्चय है। देश की जनता देश के हालात को देखकर, मोदी के 10 साल के शासन को समझकर क्या मोदी को दोबारा सत्ता में लाएगी, या फिर मोदी की गारंटियाँ इस बार जनता के जहन में कुछ काम कर पाएगी, या उन गारंटियों को जनता भांप कर मोदी को तड़ी पार कर देगी? इस देश की जनता मूर्ख नहीं है। मोदी मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन जो है जनता मूर्ख नहीं है। देश की जनता ही अपना शासक चुनती है। कल क्या होना चाहिए उनके भविष्य में, देश उसी आधार पर अपना जो है प्रतिनिधि चुनेगी। जनता ये भी जानती है कि मोदी ने जब 10 साल में कुछ नहीं किया है तो आगे भी कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ जो है, चूँकि अगर जनता ये जानती है कि जो है सारे चावल में पूरी बोरी के पकाकर देखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर उसमें से कुछ चावल पका कर देख लिए जाते हैं तो उसी से उसका क्वालिटी पता लग जाता है। मोदी 10 साल शासन कर चुके हैं। मोदी का शासन 10 साल का बिल्कुल जीरो है। देश की जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, बल्कि इसने देश में नफ़रत फैलाई है। देश में हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, पाखंड, मस्जिद मंदिर का राग अलाप के देश की जनता का विभाजन किया है, उनमें नफ़रत को बढ़ावा दिया है। ऐसी नफ़रत की सरकार जनता को नहीं चाहिए। देश में अच्छी सोच वाली सरकार चाहिए, वैज्ञानिक सोच वाली सरकार चाहिए, जो देश को तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ाए। तो इससे ये साफ हो जाता है कि मोदी की गारंटी चाहे कुछ भी हो, वो तो सारी की सारी जो है एकदम वो बिल्कुल बकवास हैं, छलावा हैं। मोदी 2024 के चुनाव में जनता की गारंटी रहेगी कि वो दोबारा लौट के सत्ता में न आए। जनता की गारंटी होगी कि वो उनको तड़ी पार करके छोड़ेगी किसी भी हालत में।